प्लानिंग एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमारी बुक में डिफरेंट पॉइंट्स पर मौजूद हैं, उसमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रोसीजर आ सकता है। उस क्वेश्चन के लिए यूजुअली ऐसा होगा कि उन्होंने एक हेडिंग ऊपर दी होगी, एक मेन टाइटल, जिससे आपका सारा एक्सपेरिमेंट रिलेटेड होगा। इस केस में आपको एक हेडिंग फिजी ड्रिंक्स ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। बबल्स जो होते हैं फिजी ड्रिंक्स में, वो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन करने के लिए, सबसे पहले वो उसके बारे में कुछ डाटा या कुछ हिंट्स खुद से देंगे। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हें 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा, जितनी मर्तबा बार बार पढ़ना चाहें और इसके पॉइंट्स नोट करना चाहें करें, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। ये बबल्स जो होते हैं किसी भी फिजी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जाती है उस ड्रिंक में अंडर प्रेशर, ठीक है। जब बॉटल फिजी ड्रिंक की ओपन की जाती है, गैस उसमें से एस्केप करती है, इवेंचुअली ड्रिंक जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। लाइंस कॉपी की गई हैं चैप्टर नंबर 2 के पॉइंट मेरा ख्याल है 2.2 के एंड से, बिल्कुल सेपरेशन या प्योरिफिकेशन के सारी टेक्निक्स गुजारने के बाद सोलबिलिटी के टॉपिक से ये लाइंस पिक की गई हैं आपकी बुक से। गैस ज्यादा जल्दी लूज करती है क्विकली अगर फिजी ड्रिंक हीट किया जाए, ठीक है। एक हिंट उसने आपके लिए दी है, ये लाइन आपकी बुक में शामिल नहीं है। वहां पे टेम्परेचर डिस्कशन तो है, इससे मिलती जुलती लाइंस तो हैं, लेकिन ये आपके एक्सपेरिमेंट को प्लान करने में आपको बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है। हाउ कुड एसिडिटी ऑफ फिजी ड्रिंक कैन बी चेक्ड, ये इसका ताल्लुक हमारे प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट से नहीं है। ये मुफ्त का एक नंबर देने के लिए उसने पूछा हुआ है। ऑफ कोर्स आप पीएच टेस्ट करेंगे और एसिडिटी निकाल लेंगे। लिटमस से करें, पीएच पेपर से करें, यूनिवर्सल इंडिकेटर से करें, पीएच मीटर से करें। आप जानते हैं पीएच मीटर इसमें सबसे पहली प्रेफरेंस, उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर और उसके बाद कोई और चीज आती है, ठीक है। एसिड या बेस में फर्क करने के लिए लिटमस पेपर तो यूज हो सकता है, लेकिन एसिडिटी कितनी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, लिटमस पेपर हर केस इसका रिप्लाई नहीं कर सकता। तो आपका आंसर सिर्फ पीएच मीटर या दूसरे नंबर पे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ही हो सकता है। एक नंबर तो यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन हमारा असल क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का है। आपने एक्सपेरिमेंट प्लान करना है। ये क्वेश्चन हर मर्तबा प्लान एंड एक्सपेरिमेंट से ही होगा। स्टार्ट के फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि एक बॉटल ऑफ फिजी ड्रिंक में है। आप कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस जो आपके पास बुक में चैप्टर नंबर 12 की आखिरी डायग्राम्स में, आई थिंक दैट्स पेज 284 और समथिंग लाइक दैट, उस पे दिया हुआ है, ठीक है। आप वो पेज खोलें, सारा कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस एक ड्राइंग उसके ऊपर नाम के साथ मौजूद है। हम वो कई मर्तबा रेफर कर चुके हुए, आप देख चुके हैं, आप सारे अपैरेटस से फेमिलियर हैं, आप लैब में भी यूज कर चुके हुए, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए ये नोट कर लें साइड पे कि आपने क्या क्या जो ना काम करने। एक, बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दो, वो अंडर प्रेशर होती है। तीन, वो एस्केप कर जाती है जैसे बॉटल ओपन करते हैं, लेकिन एस्केप करती है स्पीड से। नंबर 4, जब उसे हीट किया जा रहा होता है। 4, आपने वॉल्यूम बाकायदा गैस का फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस हैं रफली, ठीक है, और हमारे पास 6 मार्क्स हैं। हमने इसे इसी पोर्शन के अंदर पूरा भी करना है और कोशिश करना है कि हम 6 पॉइंट्स एटलीस्ट इसके अंदर जरूर कर सकें। यहां से आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है। कोई बॉटल लेंगे, उसे ओपन करेंगे, उसके अंदर से जितनी गैस निकलेगी उसे हम किसी चीज में कलेक्ट करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि बॉटल को फौरन किसी चीज के अंदर पुट कर दे और फिर करें। लेकिन क्या हम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इसी तरह से ही करेंगे कि हम किसी भी जगह को मेजर्ड या अनमेजर्ड तरीके से लेके चल रहे होंगे? तो याद रखिए, हर चीज मेजर करने के लिए आपके लैब में ऑप्शन भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉमन अपैरेटस से हर चीज अनमेजर्ड तरीके में ही लें। जितना मैक्सिमम मेजर किसी चीज को कर सकते हैं जरूर करें। मास, वॉल्यूम, टाइम्स, जिस भी चीज को जिस भी तरीके से कंपेयर करना चाहे। याद रखिए, टाइम हम उस वक्त करते हैं कंपेयर जब हमने किसी चीज का रेट या स्पीड भी फाइंड आउट करनी होती है किसी प्रोसेस की। अगर रेट या स्पीड की जरूरत नहीं है तो सिंपली आप बगैर टाइम के अपना काम मास, वॉल्यूम वगैरह की बेस पर या रिएक्शन चेंज की बेस पर कर सकते हैं। ऐसी सूरत में फिर आपको टाइम्ड वर्क नहीं करना है। यहाँ पर चूंकि उसने हमसे कोई रेट नहीं मांगा उसने जो कहा है वो कहा है सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए। तो आप
जस्ट अ सेकंड, प्लीज होल्ड ऑन। तो आप जो है वो टाइम को इसमें पुट नहीं करेंगे। आई होप आपने अपने सामने मार्किंग स्कीम्स खोली हुई हैं। पहले एक दो क्वेश्चन के लिए हम मार्किंग स्कीम्स की तरफ रेफर करेंगे और देखेंगे कि उसने क्या स्टेप्स बताए, फिर अगले क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू द मार्किंग स्कीम। लास्ट क्वेश्चन ओवर देयर, 3 मेथड्स या 3 राउट्स हैं जिनके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, रूट वो ऊपर मेंशन करेगा, उसके बाद हर जगह का एक नंबर कोड करेगा। आप इसमें से कोई से 6 मार्क्स पूरे कर सकते हैं। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसमें मार्क्स ही पूरे पूरे 6 होंगे, अगर आप कुछ कम करेंगे तो आप फंस जाएंगे। कुछ मेथड ऐसे हैं जिसमें 6 से भी कम मार्क्स होंगे, वो रिकमेंडेड मेथड है ही नहीं। कुछ मेथड ऐसे हैं जिसमें 7 या 8 मार्क्स तक बात जा सकती है, अगर आपने एक आधा स्किप भी कर दिया तो आप लेवरेज में आ जाएंगे, आप वो कर देंगे। पहले मेथड को देखें, अगर आप फुल बॉटल यूज करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मार्क्स हैं, आपको 6 के 6 पूरे करने अपने मार्क्स लेने के लिए। दूसरा, अगर आप कोई सैंपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मार्क्स है, उसमें से आप कोई से 6 भी लिख लेते हैं तो आप करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। तीसरा 1 2 3 4 5, इस पे आपको मैक्सिमम मार्क्स ही 5 मिलेंगे। पहले पर आते हैं, अगर आपने एक बॉटल ली और पूरी की पूरी बॉटल यूज कर ली, मेंशन करें कि आप फुल बॉटल यूज करने जा रहे हैं। बॉटल के ऊपर एयर टाइट कनेक्शंस लगाएंगे। कनेक्शन किस चीज के होंगे, या तो गैस सिरिंज होगी। याद रखिए जो ऑप्शंस यहाँ पर दी होती हैं वो प्रेफर्ड ऑप्शंस होती हैं। इसका मतलब है सबसे पहली ऑप्शन आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। वो नहीं करते तो अगली प्रेफरेंस के नंबर तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो इतनी एक्यूरेट या इतनी बेहतर नहीं है। उससे अगली ऑप्शन के भी आपको नंबर मिल जाएंगे, वंस अगेन वो इतनी एक्यूरेट या बेहतर नहीं है। ठीक है, सो बेहतर है ये गैस सिरिंज लें, नहीं है तो इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर ले लें। मेजरिंग जरूर होना चाहिए, ग्रेजुएशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ गैस में ये करना है। नहीं तो कोई और ग्रेजुएटेड ट्यूब ले लें, लेकिन ग्रेजुएटेड या मेजर्ड होना जरूरी है। अगर कोई ऐसी चीज लेंगे जिसके ऊपर मेजरमेंट्स नहीं दी जाती, याद रखिए इस स्टेप के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हीट करें, शेक करें बॉटल को तब तक जब तक कि उससे गैस ना निकलती रहे, तो हीट और शेक करने का एक नंबर है, और जब तक कोई और गैस निकलनी बंद ना हो जाए उसका एक नंबर है। मेजर कर लें वॉल्यूम ऑफ गैस को, क्योंकि वो सिरिंज के अंदर मूव आ जाएगी और प्लंजर पीछे को मूव कर जाएगा, आप ऑटोमेटिकली उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट। आई थिंक ये आंसर्स पढ़ के आपको बड़ी आसानी से आइडिया हो जाता है कि आपने क्या करना था। ये आइडिया हो गया? Yes, होंगे ना? इजी लग रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? We have started off with somewhat an easier question. ठीक है, एक्सपेरिमेंट बहुत आसान था। एक बोतल ली, उसके ऊपर एक सिरिंज लगाई, उसे हीट या शेक किया, जब तक उसे गैस निकलती रही वो उससे वॉल्यूम भरता रहा। जब वो वॉल्यूम भरना बंद हो गया, प्लंजर मूव करना बंद हो गया, आपको पता चल गया कोई और गैस नहीं निकल रही, तो आपने फाइनली वो वॉल्यूम नोट किया, आपका काम खत्म हो गया। इजियर एक्सपेरिमेंट। इससे ज्यादा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, क्रोमेटोग्राफी करना, ठीक है, टाइट्रेशन करना, कोई और प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन या रेट ऑफ रिएक्शन के लिए काम करना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रोलिसिस या इस तरह कोई और वर्क करना, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, thankfully we have started off with an easier question. Now second route, if you use a sample, measured volume sample का लें। देखिए पूरी बॉटल यूज करें तो आपको पता है कि बॉटल के अंदर कितना मटेरियल होता है, क्यों? क्योंकि बॉटल के ऊपर मेंशन्ड होता है। अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो आप हर सूरत उसका एक मेजर्ड वॉल्यूम लेंगे, उसी का एक्स्ट्रा नंबर है। बाकी ये टाइट कनेक्शन, सिरिंज, हीट या शेक, नो मोर गैस गिवन ऑफ, आपने उसका मास मेजर कर लिया और एंड पे उसे मल्टीप्लाई कर दिया किसी फुल बॉटल वैल्यू के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। कोई से 6 स्टेप्स कर लें। लेट्स सपोज आप सैंपल के ऊपर ये सोच रहे थे कि शायद एंड में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, आम बच्चा मल्टीप्लाई करके फुल बॉटल की वैल्यू तक नहीं आता, तो भी 1 2 3 4 5 6 मार्क्स आपको इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप इससे आप समझ सकते होंगे कि आपको बहुत सारी चीजों में कैलकुलेटेड रहकर काम करना है। मसलन बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने मेजर्ड वॉल्यूम लिया है तो हम बॉटल्स को की मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। नहीं, आपने जहां से काम शुरू करना था, जो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था, बॉटल दी हुई थी, वहां तक आप जरूर जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप इसे लॉस एंड मैथ से करते हैं। पहले बॉटल को वे करें और अपना सैंपल ले लें, हीट शेक करें,
कोई और गैस ना निकले, बॉटल को रीवे करें और डेंसिटी लेकर वॉल्यूम कैलकुलेट करें। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। डेंसिटी क्यों? हम जानते हैं डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर आपने बॉटल को वे किया है तो इसका मतलब है आपने इसका मास कंसिडर कर लिया है, वॉल्यूम वैल्यूज आपके पास नहीं है। आप जानते होंगे कि मास को अगर डेंसिटी से डिवाइड करें तो वॉल्यूम आ जाता है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करें डेंसिटी आ जाती है, मास को डेंसिटी से डिवाइड करें वॉल्यूम का आंसर आ जाता है। तो वो उसने लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है। ये थोड़े से ट्विस्टेड, थोड़े ज्यादा साइंटिफिक बच्चों के लिए होता है, जो जो ना काम को मुश्किल अंदाज से करने के शौकीन होते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, हमारे पास भी पास में गुजरे माशाल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे बड़े कामों को बड़े मुश्किल स्टाइल से करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ऐसे मार्क्स भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं कि वो हमेशा चलते ही इस बुनियाद पे हैं कि आप उसमें कंप्लीट मार्क्स नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपने इसके अलावा कोई और मेथड सोचा है तो पॉसिबली जो ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि जितने पॉसिबल करेक्ट मेथड्स होते हैं वो यहाँ पर दे देते हैं। मसलन इसके 3 मुख्तलिफ आंसर बन सकते थे तो लिख लिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जिनके लिए 5 डिफरेंट आंसर्स, 7 डिफरेंट आंसर्स, 8 डिफरेंट आंसर्स हैं। उन्होंने वो भी इवन आगे हर तरह का आंसर कोड किया होगा। मार्किंग स्कीम्स में ये वाला क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही आंसर भी रख सकता है और बहुत ज्यादा आंसर्स रख सकता है। आपको हर तरह का आंसर इसमें मिलेगा जब आप पेपर टू पेपर मूव करेंगे। यहां तक किसी को ना समझ में आया तो पूछ लें। ओके, टाइम टू राइट अ फ्यू टिप्स। जो मैं बताने जा रहा हूं बेहतर है कि वो यहाँ पर या इस क्वेश्चन के साथ या जिस भी जगह पर आप उसे नोट करना चाहें वो कर लें। अगर आपकी प्लानिंग जो है वो किसी गिवन मास, किसी गिवन वॉल्यूम या किसी ऐसे मेजर्ड अमाउंट के लिए है तो आपका एक्सपेरिमेंट आसान है। आप एक्सपेरिमेंट को सिर्फ एक दफा करेंगे उस मास या वॉल्यूम को लेने के लिए और उसे रिपीटेडली नहीं करेंगे। मगर अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके पास नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल है या अननोन मटेरियल है और फिर उससे रिसीव करना मास या वॉल्यूम आप नहीं जानते ठीक होगा या नहीं, बिलखुसूस टाइट्रेशन लिख लें बेशक मेथड का नाम, तो उसको मल्टीपल टाइम्स करके एवरेज वैल्यू ली जाती है। टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप मल्टीपल टाइम्स 3 टाइम्स करेंगे और फिर एवरेज लेंगे। इसे मल्टीपल टाइम्स यानी रिपीट करना, एक दफा एक्सपेरिमेंट करके पूरा लिखें एक्सपेरिमेंट एंड आखिरी लाइन में लिखें रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट लीस्ट 3 टाइम्स एंड गेट एन एवरेज वैल्यू। ये वाली लाइंस लिखने के सेपरेट 1-2 मार्क्स होंगे। तो 6 में से 2 मार्क्स किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए जिसे रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स किया जाता है, स्पेशली टाइट्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए ये लिखना कि इसको रिपीट करें एटलीस्ट दिस मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स आप लिख रहे होंगे, और ये कि उसकी बाद में एवरेज वैल्यू कंसिडर की जाए, उसके सेपरेट 2 मार्क्स होते हैं। तो ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए आप यही काम करेंगे। कुछ रेट एक्सपेरिमेंट्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिनमें साथ रेफरेंस करना जरूरी है। क्रोमेटोग्राफी, आपको एक मिक्सचर दिया गया है, आप उसे सेपरेट करने जा रहे हैं, आपको साथ कोई ना कोई रेफरेंस मटेरियल जरूर रखना होगा। अगर आपको याद हो तो बुक भी आपकी इस तरह से करती थी कि क्रोमेटोग्राफी का अपना स्पॉट लगाएं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी बताया गया है रेफरेंस, ये अब आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज वो आपको किसी अननोन मिक्सचर को हैंडल करने के लिए देता है, लेकिन उसके साथ वो आपको बताता भी है कि ये मिक्सचर फलानी टाइप का है, मसलन डाइज है, मसलन अमाइनो एसिड्स हैं। मसलन हमने अपनी बुक पे चैप्टर 2 में डाइज की क्रोमेटोग्राफी की है और चैप्टर 11 में आकर हमने अमाइनो एसिड्स की क्रोमेटोग्राफी की है। ठीक है, हमने चैप्टर 11 में ये भी पढ़ा कि दुनिया में 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं और सब के सब क्रोमेटोग्राफी पे सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन सारे कलरलेस होते हैं। लिहाजा जब भी हम अमाइनो एसिड की क्रोमेटोग्राफी करते हैं हम उस पर लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, और लोकेटिंग एजेंट दुनिया के तमाम अमाइनो एसिड्स के लिए फॉर ऑल 20 ऑफ दोज इज निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन हमें हर एक के लिए सेपरेट कलर देता है और हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है। कैसे पता चल जाता है? हम उसे अपने प्रीवियस डाटा से
साइंटिस्ट ने जो डाटा दिया होता है उससे मैच करते हैं. Now this kind of thing that have a reference that has to be matched with something previously done by any scientist has to be mentioned in planning of an experiment for a separate mark. एक और चीज जो आपको नोट करने की जरूरत है, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में रेफरेंस या साथ कोई और साइड परफॉर्मेंस है या पुराने डाटा से उसे मैच करके अपनी वैल्यू को चेक करना है, तो ऐसे में लिखना मैच के लिए या रेफरेंस के लिए आपको सेपरेट मार्क्स देता है. एक और टिप है. ठीक. To elaborate any further tips, I need to go with more questions. So can I move on to the next paper, the last question of the next paper, or do you have any questions for this one? Okay, it seems you don't have any questions for this experiment. So let's move on to the next paper, and the last question for that paper, for the same kind of planning of an experiment. The second last question is usually the salt analysis, and the last question in every paper is usually about this one. That's the last question for the next paper, and this is the paper of October-November 2012, variant 6.2. ठीक है? Just a second. Okay, class. Starting off with this question, question number 6. Ethanoic acid can be prepared by heating ethanol with acidified potassium manganate 6. ठीक है? हमने अपनी बुक में कहाँ पढ़ा है? हमने अपनी बुक में ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा हुआ है, जहां पर उन्होंने बताया है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से किसी भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जिसे हम केमिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं, फॉर एग्जांपल एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7, तो हम एथनॉल से या अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड सच एज एथनोइक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं. हमने एथनोइक एसिड और एथनॉल के दरमियान एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करना है, तो एथनॉल जो होगा वो इस टेस्ट पे जो ना एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट को कलरलेस कर देगा, जबकि एथनोइक एसिड को इस टेस्ट से कोई कलर चेंज शो नहीं करता. तो एक्चुअली उसने हिंट देकर क्वेश्चन पूछ दिया. फाइन, they may ask a question, a small 1 to 2 mark question before the start of a planning of an experiment. So I think that was easy. That was of 2 marks. The test is acidified potassium manganate 7 test और KMNO4 test, जिससे हम पहले पढ़ चुके हुए. Result: alcohol will decolorize acidified potassium manganate 7, but carboxylic acid will not. ठीक है, ये हमने क्वेश्चन और आंसर में लिखना है. ये मार्किंग स्कीम में भी है पीछे, लेकिन पहले अपना एक्चुअल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मार्किंग स्कीम की तरफ हम बाद में जाएंगे. कोल एक फॉसिल फ्यूल है. जब इसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके प्रोडक्ट्स में फॉर्म होती है. सल्फर डाइऑक्साइड चेंज करती है कलर एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7 का पर्पल से कलरलेस. ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है. गैसेस के टेबल में यही लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए कि हम उसे कैसे टेस्ट करते हैं. हम एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7 यूज करते हैं. अगर वो पर्पल कलरलेस हो जाए तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है. ठीक, ये पेज नंबर 300 ऑफ द बुक ये मेंशन है. ठीक है, प्लान करना है कि इन्वेस्टिगेशन शो करना है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल और बताना है कि कौन सा ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जब हीट किया जाता है. ठीक है, हमें एक लंप कोल का ईच टाइप का दिया गया. ठीक, सो बिफोर वी मूव ऑन, टेक अ मिनट, इस क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबा रीड कर लें और अपने जहन में एक स्ट्रेटजी डिवाइस करें. और अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं. I'm giving 2 minutes to every person, then I'm going to ask one after another student name by name, ठीक है, and you're going to tell me what kind of strategy you have in mind for this. क्या सोच लिया? शुरू करें.
Students, were you able to think a little bit? Can we start? Let's start off with girls. Tanisha. Is ladies first the right choice this time? And Tanisha, bete? Tanisha, can you hear me? Yes, sir. फिर बताएं, is ladies first the right choice this time or should we start with boys? सर बॉयज से स्टार्ट करने पहले बॉयज से स्टार्ट करने पहले चलें बॉयज से स्टार्ट कर लेते हैं. Who should we start with? यहाँ पे है जाइम और राफे, वासे और कबीर. कबीर, आपका माइक ठीक है बेटा? Yes, sir. Yeah. चलिए कबीर, आपसे शुरू करते हैं फिर. Have you thought of a strategy? Can you share your strategy with us in form of points? चलिए, जो सोच रहे हैं सोच शेयर कर लेते हैं. थोड़ी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग तो की होगी ना. तो अगर तरतीब या ऑर्डर नहीं भी है पास और ऑल 6 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं भी हुए तो कोई 2 से 3 पॉइंट हमारे लिए शेयर करें कि आप क्या अप्रेटिस यूज कर लेंगे या कैसे दोनों में फर्क हो सकता है या इसके पीछे कौन सी थ्योरी है. जो भी कोई एक दो चीजें 6 में से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क, किसी भी चीज के लिए बताएं. सर पहले हम इंश्योर करेंगे कि सारे कोल्स की इक्वल अमाउंट यूज कर रहे हैं. वेरी गुड, बैलेंस. वेरी गुड. हम पहले मेक श्योर करेंगे कि हम दोनों लम्प्स ऑफ कोल की इक्वल अमाउंट यूज कर रहे हैं और इस काम के लिए हम बैलेंस इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, 2 चीजें पूरी होती हैं इससे. एक तो ये कि आप मेजर्ड अमाउंट यूज करें, दूसरा मेजर्ड अमाउंट के लिए कौन सा अप्रेटिस यूज कर रहे हैं. लेकिन याद रखिए, अगर कोई बहुत कॉमनली यूज्ड अप्रेटिस हो और हमारे पास स्टेप्स ज्यादा हों तो समटाइम्स अप्रेटिस का नाम लिखने के अलहदा से मार्क्स नहीं होते. ठीक है, सो गुड पॉइंट. ऑल्दो इसका सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है, लेकिन वेरी गुड, दैट्स अ गुड स्टार्ट. जी कबीर, नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? फिर हम उसको किस ट्यूब्स के साथ कनेक्ट करेंगे बीकर में जिसमें पोटेशियम मैग्नेट है, फिर कोल को हीट करेंगे ताकि अच्छा कबीर, यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे रोकते हैं. वेरी गुड. हमने इसमें कोई भी ऐसा अपैरेटस लेके ट्यूब्स के साथ कनेक्ट करके हमने ये करना है कि हमने जो ना कोल को हीट करना है और गैस को किसी तरह से इंटरैक्ट करवाना है एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट के साथ. ठीक है, तो ये तो बात ठीक हो गई. लेकिन ये थोड़ा सा जनरल पर्सपेक्टिव है. देयर आर मेनी थिंग्स इनसाइड इट व्हिच कैन बी ईदर लेबल्ड एज अ टाइप ऑफ प्रोसेस or the apparatus name can be written for it, or it can be further elaborated by a careful planning. So what would that be? लेकिन वो कबीर से नहीं पूछते हैं, कबीर से तो हमने शुरू कर दिया. राफे इसी स्टेप को फर्दर एलैबोरेट करें या इससे अगले स्टेप से कंटिन्यू करें. हमें एक दो चीजें ऐसी बताएं जो अभी कबीर को हमने नहीं बताने दी, कबीर को हमने बीच में चुप करा दिया. ठीक है, तो वहां से शुरू करें आप. सर इसके लिए सर सेफ ये होगा कि हम, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, इसलिए हम इसको फ्यूम कबर्ड में परफॉर्म करेंगे. वेरी गुड. एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो एक टॉक्सिक गैस होती है. तो ये वैसे भी थोड़ी सी चोकिंग गैस है, तो हम इससे बचते हैं. या तो आप इसके लिए फ्यूम कबर्ड यूज कर सकते हैं या बहुत वेल वेंटिलेटेड एरिया में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. ऑल्दो ये डायरेक्टली हमारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सेफ्टी के मार्क्स सेपरेट होते हैं इन 6 मार्क्स में. So very good. That would probably get you one of the marks. जी राफे, continue. सर अगर हम जो गैस सल्फर डाइऑक्साइड है उसको हम बबल करेंगे थ्रू द पोटेशियम मैग्नेट 7, तो जो टाइम कम लेगा कलरलेस होने में, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है. Very good, very good. हमें तो एक और चीज पता है.
वेरी गुड। एक कंपैरिजन पॉइंट जो हमें पता है इस एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेशन में, अगर दो डिफरेंट तरह के कोल हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है? So a method of comparison is this कि हम दोनों से गैस प्रोड्यूस करवाएंगे हीट करके, हम उसे बबल करेंगे थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7, जो इसे जल्दी कैटलिस्ट कर देगा, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा अमाउंट मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये सारी टेक्निक तब वर्क करेगी जब कबीर के बताए हुए पॉइंट्स आप ऊपर मेंशन करेंगे। देखिए, कबीर वाला स्टार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंपैरिजन पॉइंट राफे वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दे बोथ गो इन कंपैरिजन टू वन अनदर, ठीक है। और अगले स्टूडेंट किसी भी आते हैं, वासे। वासे, राफे ने जो हमें कंपैरिजन बताया, उस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चूंकि हमने दोनों को टाइम्ड तरीके से मेजर करना है, तो टाइम्ड कैसे करेंगे सारे काम को आप? सर फेयर रखने के लिए सर हम एक जितना टाइम लेंगे सर उन दोनों का सर, ताकि एक ही टाइम में जितना होगा। नहीं, एक्चुअली जो ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है फास्टर प्रोड्यूस कर लेगा, तो वो तो जल्दी कर जाएगा। टाइम एक जितना नहीं करना। मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं। क्या एक जितना करना है? एक्चुअली मैं नहीं, कबीर इस क्वेश्चन का आंसर पहले से कर चुके हैं। क्या बताया कबीर? हाँ बिल्कुल, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जरूरी है कि दोनों का मैथ्स एक जितना हो। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर कबीर ने कर दिया था, ठीक है। मार्किंग स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये चीज लिखी होती है कि मैथ्स वगैरह या मेजर्ड अमाउंट जो है वो हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन या प्लानिंग फेयर हो। अगर आप दोनों का एक बराबर मैथ्स नहीं देते तो आप शुरू से ही अनफेयर चल रहे हैं। इसका एक सेपरेट नंबर होता है फेयर इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स का। समटाइम्स सिंपल मैथ्स को ही या मेजर्ड अमाउंट को ही ले लेना फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो मार्किंग स्कीम में फेयर इन्वेस्टिगेशन या फेयर मेजरमेंट के वर्ड समटाइम्स नहीं लिखे होते हैं, लेकिन वो कंसिडर कर रहे होते हैं कि बच्चे को ये बात पता होगी, एग्जामिनर भी ये बात एज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। गुड वर्क वासे, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, टाइम करने के लिए कौन सा पीस ऑफ अपैरेटस यहाँ पर मस्ट है, जो भी हमने राफे को बताने दी थी या पहले चुप करा दिया? स्टॉप वॉच। गुड, स्टॉप वॉच। जब आप ये पूरी की पूरी डिजाइनिंग करेंगे तो स्टॉप वॉच होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप इस चीज को करें। अब जब आप ये लिख रहे होंगे, ठीक है, तो मेक श्योर कि ये जो पॉइंट्स बताए हैं कबीर ने, राफे ने, वासे ने, ये सारे पॉइंट्स आप एज सच मेंशन करें। लेकिन जब आप इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे, आप देखेंगे, मैं पहले भी तस्सरा कर चुका हूं कि हर पीस ऑफ अपैरेटस का नाम आपने लिखना है, लेकिन उसके मार्क्स मार्किंग स्कीम में लिखे हो ये जरूरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीस ऑफ अपैरेटस छोड़ जाएंगे। यानी मैथ्स के लिए लिखते हैं आप तो यूजिंग मैथ्स बैलेंस का लाइन या फ्रेज बीच में नहीं लिखा, दैट्स नॉट करेक्ट। ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है ना, in there, so that you give a good impression to the examiner that you know how to sum up the whole thing into these 6-7 lines for these 6 marks, even if that piece of information does or does not contain a mark separately for you, or is considered as a prerequisite with no marks separately awarded for it. ठीक, I hope ये बात भी क्लियर होती होगी। गुड वर्क अब्दुल कबीर, वासे, राफे। हमारे पास क्लास में भी 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैंने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। कल हम इससे अगला पेपर करेंगे और उससे अगला पेपर करेंगे, या मैं कोई भी पेपर इसमें से पूरी 80 में से पिक करूंगा। तनीशा, ज़ाइन, ज़ैनब, जोहा, कल आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस करेंगे। कल आप बताएंगे कि आप कैसे प्लान करते हैं। आई होप आज के इन स्टूडेंट्स की प्लानिंग से आपको काफी अच्छा आइडिया होगा। क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना आज की क्लास फाइंड अप करते हैं। जैसी आज की क्लास हुई है हमारी प्लानिंग और एक्सपेरिमेंट के लिए, ऐसी ही कल की क्लास होगी, लेकिन कल की क्लास हम शुरू ही क्वेश्चनिंग से करेंगे। Anything you'd like to ask before I wind up the call? Okay, I don't think there are any questions. Time's up. ठीक है, take care students. Allah Hafiz.